देखो, चौहान वंश की बात करते हैं आज, है ना। तो चौहान वंश की अगर हम बात करें, शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत के लिए हम एक व्यक्ति को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं या जिम्मेदार मानते हैं, और उसका नाम था वासुदेव। यानी चौहान वंश की शुरुआत करने का या आदि पुरुष होने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वासुदेव को जाता है। और इसी कारण से शुरुआत करने के कारण इसको माना जाता है आदि पुरुष या इस वंश का संस्थापक। अगर बात करें क्या वास्तव में स्वतंत्र शासक था, तो ये चौहान वंश का स्वतंत्र शासक नहीं था, यानी कि किन्हीं अन्य राजाओं के तहत जो है ये काम करता था सामंत के तौर पर। इसके बारे में बात करी जाए कहां इसकी जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी जो मिलती है वो बिजौलिया लेख से मिलती है। किस कहां से मिलती है, बिजौलिया लेख से। यानी कह सकते हैं कि चौहान वंश की जानकारी देने वाला या सर्वप्रथम जो है किसी शासक की जानकारी देने वाला जो लेख है वो कौन सा है, विजयपुर जो बिजौलिया लेख है, उससे ही हमें चौहान वंश की शुरुआती जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात करें इसने यानी कि वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना कब की, तो चौहान वंश को प्राचीन काल में या इसके समय में शुरुआत में जाना जाता था वो चौहान के नाम से नहीं जाना जाता बल्कि चहामान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, चहामान। और इसकी जो स्थापना की गई वो 551 ईस्वी में की गई। कब की गई, 551 ईस्वी में चहामान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई। अगर बात करी जाए इनकी राजधानी की, तो इसने जो राजधानी बनाई वो अहिक्षेत्रपुर बनाई। कहाँ बनाई, अहिक्षेत्रपुर। ठीक है, ये वाले नहीं, दूसरी जगह राजस्थान साइड में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर क्या बनाया इसने, अहिक्षेत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया, जिसको आज के समय में देखें यानी वर्तमान समय में देखें तो ये अहिक्षेत्र वर्तमान समय में जो पड़ता है ये राजस्थान के नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है एक राजस्थान में, उस नागौर डिस्ट्रिक्ट में यह क्षेत्र नामक जगह जो है वो पड़ती है। बात करते हैं कि इसके बाद और कौन कौन शासक हुए, तो इसके बाद कई सारे शासक हुए, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चौहान वंश के शासकों के बारे में मिलती नहीं है। कौन कौन से शासक हुए, जैसे गुबक प्रथम हुआ, सुबक द्वितीय हुआ, चंद्रराज हुआ, उसके बाद एक बागपति राज हुआ, बागपति राज के बाद सिंहराज हुआ, विजय राज हुआ, फिर दुर्लभ राज हुआ, दुर्लभ राज के बाद फिर गोविंद तृतीय हुआ, गोविंद तृतीय के बाद फिर दुर्लभ राज तृतीय हुआ, विग्रह राज द्वितीय हुआ। फिर जो है इस तरीके से नाम जो है प्रमुख तौर पर लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलना शुरू होती है पृथ्वीराज प्रथम के समय से। ठीक है, किसके समय से, पृथ्वीराज प्रथम के समय से। लेकिन अगर इसकी डेट के बारे में जाने, यानी कि जो डेट है इसके शासन करने की, उसके बारे में कोई खास जानकारी हमें मिलती नहीं है। तो ज्यादातर जितनी भी बुक्स हैं उनमें जो है इसकी डेट नहीं दी हुई होगी, अधिकतर बुकों में। ठीक है, क्योंकि सटीक जो प्रमाणिक डेट है वो हमें उसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर बात करते हैं इसके बारे में, तो यही इस वंश का प्रथम शासक था जो माना जाता है कि स्वतंत्र रूप से शासक बना। स्वतंत्र रूप से मतलब अब ये किसी का सामंत नहीं हुआ करता था, बल्कि इसने अपने राज्य की शुरुआत जो करी वो अपने आप करी, अपने बलबूते पर करी, और सबको हरा करके, यानी ये इस वंश का क्या बना, प्रथम स्वतंत्र शासक बना। पता कैसे चला, पता चलने के लिए बात करें, कुछ उपाधियां ऐसी हुआ करती थी जो राजा ही ग्रहण करते थे, जैसे परम भट्टारक की, महाराज की या महाराजाधिराज की, या परमेश्वर की। ठीक है, तो इनके लेखों में यानी चौहान वंश के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किसी ना किसी प्रकार के, उनमें ये बताया गया है कि पृथ्वीराज जो प्रथम हुआ इसने परम भट्टारक, महाराज, परमेश्वर जैसी क्या करी थी, उपाधियां धारण करी थी। साथ ही साथ इसने 1105 में विशेष तौर पर एक शासक हुआ करते थे जिनके सामंत थे, वो थे चालुक्य, और चालुक्य शासकों को क्या किया था, पराजित किया था, या कह सकते हैं युद्ध में इसने हरा दिया था। और चौहान वंश की वास्तविक सत्ता की जो नींव रखी वो इसी के द्वारा रखी गई। इसने साथ साथ एक और अच्छा काम किया, ये अगर बात करी जाए तो इसने एक रणथंभौर नामक जगह पड़ती है राजस्थान में, और रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर में एक जैन मंदिर है, और जैन मंदिर का जो कलश था उस कलश को स्वर्ण से मढ़वाया,
यानी सोने का जो है वो कलश करवा दिया था, सोने से मढ़वा दिया था, या स्वर्ण कलश इसने जो है चढ़ाया था उस जैन मंदिर को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद जो शासक हुआ यानी पृथ्वीराज प्रथम के बाद जो शासक हुआ वह हुआ अजयराज। कौन हुआ? अजयराज। यानी पृथ्वीराज प्रथम के बाद किसका शासन आया? अजयराज का शासन आया। और अजयराज की बात करें तो इसने उज्जैन के मालवा शासक पर विजय प्राप्त करी। उज्जैन के मालवा शासक, ठीक है, मालवा शासक पर क्या प्राप्त करी? विजय प्राप्त करी और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का क्या किया? काम किया। अगर बात करी जाए इसने, यानी कि विशेष तौर पर जो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसने एक नया नगर बसाया, वह था अजयमेरु। अजयमेरु। और अजयमेरु की बात करें तो इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अजमेर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? अजमेर के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? चौहान वंश के द्वारा। चौहान वंश में किसके द्वारा की गई? तो अजय राज के द्वारा अजमेर की स्थापना या अजयमेरु नामक नगर की स्थापना की गई। कब की गई? तो ध्यान रखना 1113 ईस्वी में। कब की गई? 1113 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो शासक हुआ वह हुआ अर्णोराज। यानी अजयराज के बाद कौन शासक बनता है? अर्णोराज शासक बनता है। ठीक है, अर्णोराज की बात करी जाए तो इसने भी विशेष उपाधियां वही तीनों धारण करी, महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। ये तीन उपाधियां इसने क्या करी? धारण करी। साथ ही साथ इसके बारे में सबसे प्रमुख बात वो है इसके समय में तुर्कों का पहली बार चौहान वंश पर आक्रमण हुआ और इसने उनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, या उनसे जो है विजय हासिल करी। यानी तुर्कों का जब पहली बार आक्रमण हुआ इनके शासनकाल में तो इसने क्या करी? विजय प्राप्त करी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक विशेष बात कही जाती है, ये विद्या प्रेमी था या विद्वानों के संग जो है तर्क वितर्क करता था। और इसके दरबार में दो प्रमुख व्यक्ति रहते थे, जिनमें से एक का नाम था धर्मसेन सूरी, और कहीं कहीं ये नाम लिखता है धर्मबोधि सूरी। ठीक है, कहीं धर्मसेन सूरी लिखा मिलेगा और कहीं धर्मबोधि सूरी लिखा मिलेगा। दूसरे की बात करें तो दूसरे थे देव सूरी। ये दो प्रमुख विद्वान जो है वो इसके दरबार में क्या करते थे? निवास करते थे, क्योंकि ये विद्या का क्या माना गया है? संरक्षक माना गया है या विद्या प्रेमी माना गया है। अगले शासक की बात करें तो अगला शासक हुआ विग्रहराज, और इसको हम जानते हैं विग्रहराज चतुर्थ के रूप में। किसके रूप में? विग्रहराज चतुर्थ के रूप में। अगर विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो सबसे पहले जो डेट मिलनी शुरू होती है वो विग्रहराज चतुर्थ के समय से मिलनी शुरू होती है। और इसने अपने शासन का जो प्रारंभ किया वो कब से किया? 1153 ईस्वी से अपने शासन का क्या किया? प्रारंभ किया या शुरुआत करी। और ये इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि चौहान वंश की सत्ता की बात करें या साम्राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य का जो निर्माण किया गया वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। इसको एक दूसरे उपनाम से भी जानते हैं और वह उपनाम है बीसल देव। किसके नाम से जाना जाता है? बीसल देव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बीसल देव की अगर हम बात करें तो इसका जो लेख मिलता है प्रमुख तौर पर वो बिजौलिया से यानी इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? बिजौलिया लेख से हम लोग को क्या होती है? प्राप्त होती है। और बिजौलिया लेख में बताया गया है कि इसने दिल्ली को क्या कर लिया था? फतेह कर लिया था या दिल्ली पर विजय प्राप्त करी थी और चौहान वंश के साम्राज्य में दिल्ली को मिला लिया था। बात करी जाए कि उस समय दिल्ली में कौन शासन करता था, तो इस समय मुस्लिमों का शासन या इस्लाम धर्म का शासन दिल्ली पे स्थापित हो चुका था और एक शासक था खुसरो शाह। खुसरो शाह जो है इस समय दिल्ली पर शासन करता था और बीसल देव ने या विग्रहराज ने इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और पराजित करके दिल्ली पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी इस समय सबसे ज्यादा अगर चौहान वंश की सीमाओं की बात करी जाए तो सबसे बड़ी और विस्तृत जो चौहान वंश की सीमाएं रही वो किसके समय में रही? विग्रहराज या बीसल देव के समय में रही थी। आगे बात करी जाए, इसी कारण से इसके समय को या इसके काल को एक विशेष नाम से जाना जाता है और वह जाना जाता है चौहानों का स्वर्णकाल।
या चौहान वंश का स्वर्ण काल। ठीक है, किसके नाम से? चौहानों के स्वर्ण काल के नाम से या चौहान वंश के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसने एक रचना रची है, कह सकते हैं कि नाटक लिखा था, और नाटक का जो नाम था वो था हरकेली। क्या नाम था? हरकेली। तो ध्यान रखना, हरकेली किसकी रचना है? विग्रहराज चतुर्थ की रचना है, कह सकते हैं बीसल देव की रचना जो है मानी गई है। इसके बाद बात करें, इसके दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम था ललित सोमदेव। जिनका नाम क्या था? सोमदेव। और सोमदेव की बात करी जाए तो सोमदेव उस समय के विख्यात कवि हुआ करते थे, और इन्होंने एक रचना लिखी थी जो कभी कभी पूछ ली जाती है, ललित विग्रहराज। क्या लिखी जाती है? ललित विग्रहराज। यानी इस नाम से क्या लिखी? एक कविता लिखी। ठीक है, इस नाम से क्या लिखी? एक कविता लिखी, या कह सकते हैं एक नाटक की जो है इन्होंने रचना करी थी। किसने रचना करी? सोमदेव ने रचना करी थी। किसने करी थी? सोमदेव ने रचना करी थी। बात ये करते हैं इस नाटक में किस बात की कहानी है या किस बात पर चर्चा की गई है। तो इसमें जो है एक प्रेम प्रसंग की बात की गई है, जिसको हम सीधी सी भाषा में कहें तो लव स्टोरी कह सकते हैं ना। हाँ, तो इसमें एक लव स्टोरी बताई गई है, एक प्रेम प्रसंग बताया गया पूरे नाटक में। किस किस के बारे में चर्चा है? तो इसमें एक शासक के बारे में चर्चा है, और एक शासक, एक कह सकते हैं एक राजकुमारी के बारे में चर्चा की गई है। राजकुमारी की बात की जाए तो राजकुमारी कहाँ की चर्चा की? इंद्रपुर की राजकुमारी, जिनका नाम था देशल देवी, उनके बारे में। और बीशल देवी यानी विग्रहराज चतुर्थ, इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, और उस प्रेम प्रसंग की घटना का विवरण कहाँ मिलता है? हमें ललित विग्रहराज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, और कहां पर कराया था? तो ध्यान रखना, अजमेर में कराया। कहां कराया? अजमेर में जो है इन्होंने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। और इस सरस्वती मंदिर की अगर हम बात करें, या इस मंदिर और विद्यालय एक ही साथ लगे हुआ करते थे, तो कहीं सरस्वती मंदिर का भी जिक्र मिल सकता है, कहीं जो है विद्यालय का मिल सकता है। तो इस सरस्वती विद्यालय की बात करी जाए, एक बिल्डिंग जिसको हम आज के दिन में या आज के समय में जानते हैं, वो 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और ये किसके बनवाया था? जो सरस्वती मंदिर था, ये सरस्वती विद्यालय था, इस सरस्वती विद्यालय को तोड़ करके ही बनवाया गया। पता कैसे चलता है? पता चलने का कारण है कि चारों तरफ जो इसका चबूतरा है वो आज भी वैसा ही बना हुआ है, और उसी के ऊपर क्या बनाया गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। ठीक है, और इसी कारण से हमें पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया क्या था? सरस्वती मंदिर था, क्योंकि उस समय के जो श्लोक और बातें लिखी गई हैं वो जो कि त्यों रही हैं। ठीक है, और इस्लाम धर्म में उन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना कोई औचित्यपूर्ण नहीं लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं सरस्वती विद्यालय ही है जिस पर क्या बना हुआ है? 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। साथ ही साथ इसने क्या करा? अजमेर में एक झील का भी निर्माण कराया। क्या कराया? झील का निर्माण कराया। कोई भी राजा होता था वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के या समुदाय के या सामाजिक रूप से जो है ऐसे कार्य करता था जो जनता के लिए फायदेमंद हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी झीलें होती थी सिंचाई और पानी की व्यवस्था को देखने के लिए, इसीलिए इसने क्या कराई? एक झील का निर्माण कराया। साथ ही साथ इसने एक नगर बसाया था टोंक में। ठीक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और टोंक में एक नगर बसाया बीसलपुर। ठीक है, कौन सा नगर बसाया? बीसल देव ने जो है बीसलपुर नामक क्या बनाया था? एक नगर बनाया था। साथ ही साथ इसने अपने राज्य में एक अध्यादेश जारी किया, या कह सकते हैं राज्यादेश जारी किया, और जारी ये किया कि एकादशी वाले दिन कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में, यानी चौहान वंश का जितना भी राज्य है उसमें कोई जीव हत्या नहीं करेगा, कोई मांस मंदिरा का सेवन नहीं करेगा। किसके कहने पर करा? इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो एक जैन आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम था धर्मघोष सूरी। धर्मघोष सूरी के कहने पर इसने एकादशी वाले दिन अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जीव हत्या पर क्या लगवा दी थी? पाबंदी लगवा दी थी। ठीक है, आगे बात करी जाए कि इसके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था सोमेश्वर। ठीक है, विग्रहराज के बाद कौन शासक हुआ? सोमेश्वर शासक हुआ। और जिस लेख की हम बात कर रहे हैं, बिजौलिया लेख, जो सबसे ज्यादा जानकारी चौहान वंश के बारे में देता है वो इसे सोमेश्वर का ही है। किसका है? सोमेश्वर का ही है। सोमेश्वर के बाद बात करें तो सोमेश्वर के बाद जो अगला शासक हुआ उसको हम सब लोग जानते हैं पृथ्वीराज के नाम से। ठीक है, या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं।
वास्तव में अगर इसकी बात करी जाए तो ये पृथ्वीराज चौहान जो था वो पृथ्वीराज तृतीय था, यानी अपने वंश का तीसरा पृथ्वीराज था। और अगर बात की जाए बुढ़ापा आ गया लग रही है, कचरा आ गया, अच्छा। तो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं इसको, हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, ठीक है। इसकी बात करी जाए तो ये किससे पैदा था, तो ध्यान रखेंगे ये सोमेश्वर और रानी कर्पूरी से पैदा था। किससे पैदा था, सोमेश्वर और रानी कर्पूरी, ठीक है। सोमेश्वर और रानी कर्पूरी क्या थी, ये संतान थी। अगर इसकी बात करी जाए तो इसने मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला, यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या बन गया था, शासक बन गया था। और इतिहास गवाह है जो जितनी पहले शासक बनाए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार उतना ज्यादा किया है। चाहे इसके बारे में बात की जाए, चाहे अशोक के बारे में बात की जाए और चाहे अकबर के बारे में बात की जाए, ये वो लोग थे जो बहुत जल्दी कम उम्र में क्या बन गए थे, शासक बन गए थे, ठीक है। तो 1177 ईस्वी में जो है ये क्या बन गया, शासक बन गया, सिंहासन पर बैठा था। सबसे पहले शुरुआत होती है शासन को बढ़ाने में हत्या करने से, ठीक है। दूसरे, क्योंकि अगर तुम्हें राजा बनना है तो कहीं ना कहीं जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनको दबाना जरूरी है। दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो जो है तुम्हारी भभकी से मान जाए वो, तुम कहोगे शांत रहो, या फिर निपटाना पड़ेगा। तो इसने शुरुआत करी अपने चचेरे भाई से। हाँ, इसकी माता इस समय संरक्षण के तौर पर काम करती थी। 1 साल तक इसने संरक्षण के तौर पर शासन किया और उसके बाद यानी 12वें वर्ष से खुलेआम अपने तौर पर शासन किया, ठीक है। तो सबसे पहले निपटाने की शुरुआत, अरे बातें नहीं, सबसे पहले निपटाने की शुरुआत करी वो किससे के द्वारा करी, अपने चचेरे भाई के द्वारा करी, क्योंकि इसका चचेरा भाई जो है इससे बड़ा था और ये चाहता था मैं बड़ा हूं और क्या बन जाऊं, मैं शासक बन जाऊं। लेकिन पृथ्वीराज खुद को शासक चुनना चाहता था क्योंकि उसकी जो है पिता शासक थे, इसलिए उसके शासक बनने का दायित्व था, ठीक है। तो सबसे पहले इसने चचेरे भाई को निपटाया था जिसका नाम था अपरगांग, और अपरगांग की क्या कर दी इसने, हत्या कर दी। इसके बाद एक और भाई था जिसका नाम था नागार्जुन, और नागार्जुन को भी युद्ध में पकड़ करके क्या करवा दी इसने, हत्या करा दी। साथ ही साथ अगर बात करिए इस समय चौहान वंश के समय में या चौहान वंश के राज में भंडारकों का राज्य हो रहा था। भंडारक कौन थे, ये ऐसे मान के चलो जैसे आज के समय में लुटिया चोट्टा होते नहीं होते, लुटिया चोट्टा जानते हो, हाँ। तो रात में जो है कुछ नहीं मिलता है तो जो मिलता है उसी को चुरा के ले जाते, ठीक है, हाँ। मतलब वो पूर्ण रूप से बहुत बड़े विख्यात चोर भी नहीं होते हैं और इस लायक भी होते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान भी कर जाए। पता चल जाए कि आज जो है पेपरमेंट का तेल आ गया किसी घर में और निपटा दो, ठीक है। ये पता चल जाए किसी घर में थोड़ा बहुत पैसा रखा है, कैश रखा है, तेल बेच के आए हैं, वो निपटा दो। लुटिया चोट्टा रहते हैं ना। तो ऐसे ही बात करिए तो भंडारक क्या थे, ये यही काम करते थे चौहान वंश के शासन में। ये दिन में तो नॉर्मल लोगों की तरह घूमते थे और रात में घुस जाते थे उनके घर पे। तो ऐसे ही करते हैं लुटिया चोट्टा, है ना। वो गांव वाले तो होते हैं, बाहर से थोड़ी नहीं आते हैं, एक आध को बुला लेते हैं बाहर से, पड़ोसी होते हैं। कहमत दियो अपने पड़ोसी होते हैं, ठीक है, हाँ। तो अब ये चीज से जो है जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले अपने चचेरे भाइयों को निपटाने के बाद इसने किसको निपटाया, सारे भंडारकों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण विजयों की बात करते हैं पृथ्वीराज की, तो सबसे पहला नंबर आता है महोबा का, महोबा विजय। इसके बारे में हम लोग पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, बस पृथ्वीराज के संबंध में बात कर लेते हैं। तो महोबा में इस समय जो शासन हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, चंदेलों का। किसका शासन हुआ करता था, चंदेलों का शासन हुआ करता था। किताब सामने है तो ये बताओ चंदेलों में किस शासक का शासन हुआ करता था। अरे अच्छा तो देखो चंदेलों की बात करें, अच्छा चलो ठीक है, उसमें नहीं है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब बताओ, उसमें नहीं है ऐसे ही तो मान लो, लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया है। हाँ, अरे कोई तो बोलो, सबकी बात हो रही है। अरे वंश तो मैं नहीं बता दिया, राजा बताओ ना। क्वेश्चन ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा विजय करी थी उस समय चंदेल शासक कौन था। अरे अभी तो मैं नाम बोला ही नहीं है शासक का, ऑप्शन दे दूं। अच्छा, ध्रुव द्वितीय था, धारा प्रथम था, परमार्दी देव था या बीसल देव था। अभी भी कंफ्यूजन है,
ठीक है, परमार्दी देव का शासन हुआ करता था। किसका शासन था? परमार्दी देव का इस समय शासन हुआ करता था। चंदेल वंश का शासक परमार्दी देव था और यही वो महोबा विजय है जिसमें 2 सेनापति मारे गए थे परमार्दी देव के, जिनका नाम क्या था? आला और उदल। ठीक है, हाँ, यह आला उदल की कहानी इसी समय में शुरुआत होती है, यानी सबसे ज्यादा जो आला उदल का जिक्र किया गया है वो परमार्दी देव और चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय की लड़ाई के बारे में किया गया है। ठीक है, तो इसी में जो है इसकी जानकारी कहां से मिलती है, या महोबा विजय की जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना, मदनपुर लेक से। कहां से मिलती है? मदनपुर लेक से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज ने क्या करी थी? महोबा पर विजय करी थी और यहाँ पर अपने एक अधिकारी को क्या कर दिया था? महोबा में विजय करके तैनात कर दिया था। अगली बात करी जाए तो अगली जो विजय हुई वो हुई चालुक्यों की। ठीक है, चालुक्य विजय की अगर हम बात करें, अभी ये महोबा विजय थी, इसमें अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज ने जो है एक बड़ा सिस्टम खराब कर दिया। एक चालुक्यों से वास्तव में पृथ्वीराज की कोई दुश्मनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक व्यक्ति थे परमार शासक, और परमार शासक की एक सुंदर सी कन्या थी इच्छिनी। ठीक है, परमार शासक की एक सुंदर कन्या थी इच्छिनी और पृथ्वीराज ने इससे कर लिया विवाह इच्छिनी से। हाँ ठीक है, हाँ, तो इच्छिनी से विवाह करने के बाद एक और शासक था चालुक्य वंश का जिसका नाम था भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय भी इच्छिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज ने यहां पर जो है गेम गड़बड़ कर दिया और इसी कारण से जो है ये इसका क्या बन गया? दुश्मन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? दुश्मन बन गया। अब तक तुम्हारी बातचीत चल रही थी, कोई और भगा के ले गया तो क्या बन जाएगा? दुश्मनी बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, तो ये जो है इसका दुश्मन बन गया और इसीलिए क्या हुई? भीम द्वितीय से इसकी क्या हो गई? लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई पे अगर बात की जाए तो विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज तृतीय की जो है विजय हुई थी और इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको हम सब लोग जानते हैं नागौर का युद्ध। किसके नाम से जानते हैं? नागौर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध वास्तव में अनिर्णायक रहा। इनमें कुछ समय बाद यानी कुछ सालों बाद क्या हो गई थी? संधि हो गई और उसके बाद मसला निपट गया। अगले युद्ध की बात करिए तो अगला युद्ध हुआ गढ़वाल युद्ध या गढ़वाल शासकों के साथ। ठीक है, गढ़वाल शासकों के जो युद्ध हुआ वही सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है पृथ्वीराज चौहान के जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि गढ़वाल वंश का इस समय शासक कौन हुआ करता था? जयचंद। और जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता की बात करिए तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में पहले से ही प्रेम संबंध थे। ठीक है, हाँ, प्रेम संबंधों में चौहानों ने कोई कमी नहीं रखी है। अभी बीसल देव के बारे में भी हमने लोगों ने पढ़ा था, है ना, ललित विग्रह राज में। तो जब इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, इधर क्या था कि जब दो शासकों की सीमाएं आपस में टकराती हैं तो वो क्या बन जाते हैं? ज्यादातर दुश्मन बन जाते हैं। अब तुम दुश्मन की लड़की से ही जो है प्रेम संबंध कर बैठो तो मामला खराब हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर तो और बेइज्जती वाली बात हो जाती है। जब ऐसा कभी हुआ तो जयचंद, जब संयोगिता बड़ी हो गई यानी उसके विवाह का समय आया तो जयचंद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा राखी का स्वयंवर हुआ थोड़े दिन पहले। अभी राखी ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, राखी सावंत नहीं, हाँ, वो हर 6 महीने बाद धर्म परिवर्तन कर लेती है। चलो कोई बात नहीं है। तो संयोगिता के विवाह की जो है डेट रखी गई और स्वयंवर आमंत्रित किया गया। स्वयंवर में ये होता था कि सभी जगह के राजा आते थे और लड़की को यानी कन्या को जो भी बेहतर लगता था उसके गले में वरमाला पहना देती थी। तुमने देखा होगा शादी होती है, शादी में क्या होता है? सबसे पहले जो माला होती है वो कौन पहनाता है? लड़की पहनाती है। वो अधिकार लड़की को ही दिया गया है चुनने का। जैसे अगर बात की जाए इस्लाम धर्म में भी होता है तो लड़की से पूछा जाता है कबूल है या नहीं कबूल है। ठीक है, इसीलिए पहले माला, हाँ, तो पहले जो माला का जो सिस्टम है वो लड़की के पास रहता है कि भैया चुनना हो तो माला पहनाओ। अगर तुम्हें लगता है अभी भी किसी दूसरे से मतलब है तुम्हारा और नई माला पहना नहीं तो कोई बात नहीं, मत पहनाओ। ठीक है भाई, छोड़ दो। अब तुम्हारे साथ ना आ जाओ कहीं जयमाला के लिए स्टेज पे खड़े हो और लड़की माला ही ना पहना रही हो। ठीक है, हाँ, तो ऐसा काम लड़की करती थी और सेम स्वयंवर से, ये अब से नहीं चला रहा है, ये पिछले मतलब जो है इतिहास से चला रहा है। पहले ये अधिकार लड़कियों को दिया गया। हाँ, रामायण में भी सीता जी ने पहनाई थी। ठीक है, हाँ, तो मेन चीज ये है कि संयोगिता इसके लिए क्या करा, साथ ही साथ पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए जयचंद ने एक कहानी करी कि जयचंद ने पुतला बनवाया पृथ्वीराज का और पुतले को जो है दरबार जो जहां से सब लोग एंट्री कर रहे थे वहां पर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया पृथ्वीराज चौहान के लिए। और पृथ्वीराज चौहान उस समय का मशहूर शासक हुआ करता था।
अब जब उसको खड़ा कर दिया तो इसमें पृथ्वीराज को भी बड़ा मामला खराब लगा, लेकिन संयुक्ता ने क्या करा, संयुक्ता ने आओ देखा न ताव और सीधे जाकर उस द्वारपाल के गले में जो है माला पहना दी, या कह सकते पृथ्वीराज की मूर्ति में माला पहना दी। पृथ्वीराज पहले से ही प्लानिंग करे बैठा था और चुपचाप लेके फुर्र हो गया रात में, ठीक है। जैसे संयुक्ता को वहां से स्वयंवर से मौका मिला, वैसे ही पृथ्वीराज जो है किडनैप करके या कह सकते हैं भगा के ले गया, ठीक है। जब भगा के लेके तो मामला और ज्यादा खराब हो गया। अच्छा, इस समय मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के जो लोग थे, अगर बात की जाए मोहम्मद गौरी की, तो वो अपने साम्राज्य को और विस्तार करना चाहता था। चौहान वंश की सीमाएं और गौरी की सीमाएं आपस में पहले से टकराई रही थी और दुश्मनी की तरह देख ही रहे थे दोनों लोग। इधर मौका मिल गया तो जयचंद ने जो है पृथ्वीराज गौरी को कहा कि आ जाओ और जो है इनको निपटा दो, और यहीं से शुरुआत हुई तराइन के युद्ध की। और इसीलिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जो इस स्वयंवर से या इस घटना से पहले हुआ था, ठीक है। और जब पहले हुआ तो उस युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जो कब हुई थी, 1191 में। कब हुआ था पहला युद्ध, 1191 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। उसके बाद ये मैटर घटित हुआ। अब क्या था कि मान के चलो कि जिसकी तलाश में तुम सालों से घूम रहे हो वो तुम्हारे पास आ जाए, तो फिर क्या होगा, हमेशा उसी के पास रहना चाहोगे। पृथ्वीराज ने भी यही काम शुरू कर दिया, राजनीति से और क्षेत्रों से क्या हो गया, अलग हो गया। अब हमेशा जो समय था वो संयुक्ता के साथ बिताने लगा और धीरे धीरे इसके क्या हो गया, पतन शुरू हो गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसने जो और युद्ध लड़े उनमें इसके सेनापतियों की और सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या में क्या हुई, मृत्यु हुई। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें भी बहुत सारे सेनापति इसके मारे गए और इसकी शक्ति क्या होती रही, लगातार क्षीण होती रही। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसको हम जानते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में, और इसमें किसकी विजय हुई, गौरी की विजय हुई थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो कुशल सेनापति थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। दूसरा, ये राजनीति से अलग हो गया था, युद्ध से अलग हो गया था और संयुक्ता के साथ समय बिता था। इतिहासकारों कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बातें। हाँ, इसके बाद बात करी जाए तो एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हराया तो इसकी ना तो सेना का पीछा किया ना गौरी का पीछा किया। वो चाहता तो इसको मार सकता था। दूसरी बात, सबसे प्रमुख बात, जिसको कमान दी गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, वही व्यक्ति जो है गौरी से जाके मिल गया, यानी कहीं ना कहीं उसने क्या किया, घात कर दिया। और घात करने का कारण जो है ये पृथ्वीराज जो है हार गया था। एक और बात, बड़ी चालाकी और चतुराई से जो है गौरी ने जो है युद्ध लड़ा। क्या करा उसने, बहुत दिन तक दोनों सेनाएं जो है तराइन की जगह पर आमने सामने पड़ी रही और आमने सामने पड़ी हुई मौके को तलाश करती रही। एक दिन क्या हुआ कि सेनाएं जो है गौरी की पूरी रात जागी और जागने के बाद जो लड़ाई नहीं लड़ी, केवल जागते रहे। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने के बाद जब सैनिक जो थे गौरी पृथ्वीराज चौहान के, वो तितर बितर हुए शौच आदि के लिए गए और जैसे ही वहां बैठे अपने शौच वौच करने के लिए, वैसे उनने हंगामा बोल दिया। और जैसे ही हमला बोला तो कोई ऐसा थोड़ी तलवार लिए बैठे ही पड़े, ठीक है। हाँ, तब जाकर के एकदम से काट मार शुरू हो गई। दूसरा जो मुख्य सेनापति था वो उनसे जाकर मिल गया, गौरी से जाकर, और इस कारण से क्या हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अब बात करते हैं इस पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के। मृत्यु को लेकर बात की जाए तो बहुत सारे मिथ हैं या बहुत सारी बातें जो हैं अलग अलग लेखकों ने और अलग अलग इतिहासकारों ने कही है। किसी का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है समय पर, यानी कि जो है युद्ध स्थल पर हो गई। किसी का मानना है कि उसको बंदी बना लिया गया और कारागार में मृत्यु हो गई। किसी का मानना है इसको अपने यहाँ ले गया था गौरी और वहां पर जाके इसकी हत्या कर दी। किसी का मानना है कि उसको अपने यहाँ ले जाकर के जेल में बंद कर दिया और जेल में इसकी मृत्यु हो गई। तो अलग अलग बातें कही जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो किस्सा आता है वो आता है चंद्रबरदाई का, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान बचपन से जो है धनुर्विद्या में माहिर था और धनुर्विद्या में माहिर होने के कारण जो है इन्हें एक बाण चलाना आता था, जिसको हम जानते हैं शब्दवेदी बाण, यानी कि अगर कोई बोल जाए तो उधर ही चला सकता था। जब पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से ले जाया गया तो बताते हैं, चंद्रबरदाई ने अपनी किताबें लिखा है, ठीक है, कि पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी गई और दोनों आंखें फोड़ने के बाद जो है दोनों को जेल में डाल दिया गया, चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज चौहान के लिए। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज ने एक योजना बनाई कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि सबको बताया जाए कि मुझे शब्दवेदी बाण चलाना आता है। ये बात पूरे साम्राज्य में फैलाई गई गौरी के, ठीक है, गजनी में। जब वहां पर गजनी में ये बात फैलाएगी तो लोग तो ताज्जुब हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कला आज तक देखी ही नहीं थी। और उस कला का प्रदर्शन के लिए, देखने के लिए राज दरबार में एक जो है आमंत्रित किया गया, या कह सकते हैं सभी लोगों को बुलाया गया, क्षेत्रवासियों को भी और राजा को भी, गौरी को भी। और गौरी एक जगह बैठकर क्या कर रहा था, उस सब चीज को देखने के लिए पृथ्वीराज को बुलाया जाता है। पृथ्वीराज को जब बुलाया जाता है तो पृथ्वीराज के कान में चंद्रबरदाई एक बात कहते हैं, ठीक है, जब गौरी बैठा हुआ होता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ताऊ पर सुल्तान हो मत चूको चौहान। जब धनुर्विद्या की चलाने की बात आती है तो वो एक अंदाजा बताते हैं कि इतना ऊपर और इस तरीके से जो है गौरी बैठा हुआ है और तुरंत जो है निशाना लगा दो।
और क्या करता है, पृथ्वीराज को जब मौका दिया जाता है धनुष चलाने का, तो पृथ्वीराज जो है सीधे गौरी जैसे ही कहता है कि बाण चलाओ, वैसे सीधा जो है गौरी पे ही बाण चलाया जाता है, गौरी की हत्या हो जाती है। और वहां के जो सेनापति वगैरह थे वो चंद्रवरदाई की और पृथ्वीराज की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये प्रमुख किस्सा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इस क्षेत्र के लिए। हाँ, फिर बाद में जो है मार दिया जाता है दोनों के लिए। ये विशेषता जो है सबसे ज्यादा जो प्रमुख किस्सा है वो पृथ्वीराज की मृत्यु के लिए यही मान्य रखा गया है। इसके बाद बात करी जाए कि कुछ लोग का मानना है कि पृथ्वीराज ने गौरी के शासन में राज्य किया, क्योंकि इसके सिक्कों से जो है गौरी के लिए कुछ लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, इस यानी गौरी के बारे में जो है इसके सिक्कों से कुछ छाप लिखी हुई मिलती है, इसलिए मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के लिए क्या किया था, शासन किया था। लेकिन अगर प्रमाणिक तथ्यों की बात माने तो पृथ्वीराज का एक पुत्र था और पुत्र को ही जो है गौरी ने क्या संभाल दी, कमान दे दी थी उसके क्षेत्र की अपने शासन के अधीन में, यानी गौरी का ही साम्राज्य रहा, लेकिन अब उसका क्या बना दिया गया, उसका प्रमुख बना दिया गया था पृथ्वीराज चौहान का बेटा। और उसके बाद चौहान वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, क्योंकि बाद में जो है गुलाम वंश का शासन हो जाता है दिल्ली पर, और यहाँ तक ही था चौहान वंश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासकों की बात की है, दो शासकों के नाम आते हैं, एक विग्रहराज चतुर्थ जिसका नाम था बीसलदेव, और पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। और पृथ्वीराज तृतीय भी दो कारणों से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक संयोगता के स्वयंवर वाली घटना के कारण और एक दूसरा मोहम्मद गौरी के तराइन के युद्ध के कारण, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रमुख घटनाएं पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, और यही जो है जितने भी हिंदू वंश है वो भारत में क्या हो चुके हैं, उत्तर भारत में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। अब कल से जो है मुस्लिम शासन जो है आ जाएगा, ठीक है, तो कल से हम लोग मुस्लिम शासन में जीना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। अब लिखना शुरू कर दो तुम लोग।